हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है खराब परिवेश के अंधेरे रास्तों से। न्यू साउथ वेल्स सिडनी के उस पोस्टर होम के विजिटिंग रूम में बैठी रम्या बेताब से इंतज़ार कर रही थी। उसे पता था जहाँ उसकी अपनी ज़िंदगी से मुलाकात होने वाली थी। खिड़की से वह बाहर का नज़ारा देख रही थी। कुछ छोटे बच्चे लॉन में खेल रहे थे, थोड़े बड़े 2-3 बच्चे झूला झूल रहे थे। वह खिड़की के कांच पर हाथ फिराती हुई उन्हें छूने की असफल कोशिश करने लगी। मृग मरीचिका से बच्चे उसकी पहुंच से दूर अपने आप में मगन थे। कमरे के अंदर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, हंसते खिलखिलाते छोटे बड़े हर उम्र और रंग के बच्चों का। रम्या अब उस पोस्टर को ध्यान से देखने लगी। कहीं कोई इनमें अपना मिल जाए, जो सागर तीर कोई प्यासा। भरी दुनिया में अकेला खाने को 56 भोग पर रुचि कर कोई नहीं। रम्या की गति कुछ ऐसे ही हो रही थी, तड़पती तरसती जैसे जल बिना मछली। उसने सोफे पर सिर टिका अपने भटकते मन को कुछ आराम देना चाहा, लेकिन मन थमने की जगह और तेज़ी से भागने लगा। भविष्य की ओर नहीं, अतीत की ओर। सहाय अतीत के काले पन्ने फड़फड़ाने लगे। बिना ठंड बिना पलटे जाने कितने पृष्ठ पलट दिए। जिसे अतीत से वह भागती रही, आज वही अपने दानवी पंजे उसके मानस पर गड़ा और आंखें तरेर कर गुरजने लगे। बात तब की है जब रम्या 14-15 वर्ष की हो रही थी। उसके डैडी को 2-3 वर्ष में ही इतने बड़े बड़े ठेके मिले गए कि वो लोग रातों रात करोड़पति बन गए। पैसा आ जाने से सभ्यता और संस्कार नहीं आ जाते, ऐसा ही हाल उन लोगों का भी था। पैसों की गर्मी से उनमें ऐंठ खूब थी। ये आए दिन घर में बड़ी बड़ी पार्टियां होती, बड़े बड़े अफसर और नेताओं को खुश करने के लिए घर में शराब की नदियां बहती थी। एक स्वामी जी हर पार्टी में मौजूद रहते थे। रम्या के डैडी और मॉम उनके आने से बिच बिच जाते थे। वे बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में बड़ी पैठ रखते थे। उन घरानों में काम या ठेके पाने के लिए स्वामी जी की अहम भूमिका होती थी। पार्टी वाले दिन रम्या और उसका दादी का नाच आने की इज्जत नहीं होती थी। अपने केयरटेकर सफलता के साथ दोनों बहनें छत वाले अपने कमरे में ही रहती और छिप छिपाकर पार्टी का नज़ारा लेती। कुछ महीनों में दीदी गायब होने लगी। वे रात भर घर में नहीं आती। जब सुबह लौटते तो उनकी आंखें लाल और नींद नहीं रहती। फिर वे दिन भर सोती रहती और ये मॉम और डैड भी रात की पार्टी के बाद देर से उठते। सो उन्हीं दीदी के बारे में पता नहीं था कि वो रात भर घर में नहीं होती। उस दिन सुबह से ही घर में चहल पहल थी। मॉम किसी को फ़ोन पर बता रही थी कि एक बहुत बड़े ठेके के लिए उसके पापा प्रयासरत है। आज से स्वामी जी भी आने वाले हैं। यदि स्वामी जी चाहे तो उद्योगपति या ठेका उसके पापा को ही दे देंगे। रम्या और उस दिन बहुत परेशान थी। उसके स्कूल टेस्ट में नंबर बहुत कम आए थे और उसका मन कर रहा था कि वो मॉम को बताए कि उसे एक ट्यूटर की ज़रूरत है। वो चुपके से सुफला की नज़र से बचकर मॉम के कमरे की तरफ चली गई। अंध खुले दरवाजे से ओट से उसने देखा उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। मॉम और स्वामी जी की अंतर्गता को अपनी खुली आंखों से देख उसे वितृष्णा से हो गई। वो भागती हुई छत पे वाले कमरे पे जाने लगी और अब उसे इतनी छोटी भी नहीं थी कि जो उसने देखा वो उसको बराबर उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। इसी सोच में वो दीदी से टकरा गई। दीदी, मैं नहीं अभी जो देखा। मॉम को छी छी, मैं बोल नहीं सकती। रम्या घबराती अटकताती हुई दीदी से बोलने लगी। दीदी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, चल आज तुझे भी एक पार्टी में ले जाती हूँ। कैसी पार्टी? कौन सी पार्टी? रम्या ने पूछा। रेव पार्टी। दीदी ने आंखें बड़ी बड़ी करके उससे कहा, यह शहर से दूर अंधेरे कमरों में तेज़ म्यूज़िक के बीच होने वाली मस्ती है। चल कोई बढ़िया सा हॉट ड्रेस पहन ले। दीदी ने कहा तो रम्या सब भूल झट तैयार होने लगी। बेबी, आप लोग किधर जा रही हो? साहब, मैम साहब को पता चल गया तो डांटेंगे। सुफला ने बीच में कहा। चल सुफला, आज की रात तू भी ऐश कर ले। दीदी ने 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया और उस रम्या को पहली बार किसी ऐसी पार्टी में गई। दीदी वो दूसरी लड़कियों को बेतकल्लुफ़ को हो तेज़ संगीत और लेज़र लाइट में नाचते झूमते पीते खाते सूंघते सुई लगाते देखा। थोड़ी देर वह आंख फड़ देखती रही, फिर धीरे धीरे और मध्य लगने लगा। अंधेरा भागने लगा। जैसे ही तेज़ी से झूमे और जिस्म की बाहों में घूमते होते जाना सुकूनदायक हो गया। दूसरे दिन जब आंख खुली तो देखा कि वह अपने बिस्तर पर है। घड़ी धूप का बता रही थी, यानी आज सारा दिन गुजर गया। वो स्कूल नहीं जा पाई। रात की घटनाएं हल्की हल्की अभी भी जहन में मौजूद थी। अब उसे घिन भी आने लगी थी। रम्या को पढ़ने लिखने का बहुत अच्छा शौक़ था। बाथरूम में जाकर वो देर तक शावर में खुद को धोती और उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। क्यों रम्या डियर, कल फुल एन्जॉयमेंट हुआ ना? चल आज भी ले चलती हूँ एक नए अड्डे पर। दीदी ने मुस्कुराते हुए पूछा तो रम्या ने साफ इनकार कर दिया। आने वाले दिनों में वो मॉम डैड और बहन और आपस में मोहल्ले में सबसे
कनी काट अपनी पढ़ाई व परीक्षा की तैयारी करने लगी। एक सफल ही थी जो उस घर से जुड़े हुए थे। बाकी सबसे बेहद सामान्य व्यवहार रखा। उसका कुछ दिनों से उसे बेहद थकान महसूस हो रही थी। उसे लगातार हो रही उल्टियाँ और जी मचलता रहने लगा। इशारे कर रहा था। सुफला भी अनुभवी नज़रों से छिप नहीं पाई। बेवजी, यह आपने क्या कर लिया सुफला? क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ? उसने एक रात की भूल मुझे इस कगार पर ला दिया है। मुझे कोई ऐसी दवाई ला दो जिससे यह मुसीबत ख़त्म हो जाए और किसी को पता ना चले। अगले कुछ महीनों में मेरी परीक्षा शुरू है। मुझे ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय से अपने आगे की पढ़ाई करनी है। मुझे घर के गंदे माहौल से दूर जाना है। कहते कहते रम्या सुफला की गोद में सिर रखकर रोने लगी। अब सुफला आए दिन कोई दवा कोई जड़ी बूटी लाकर रम्या को खिलाने लगी। रम्या अपनी पढ़ाई में व्यस्त होती गई और एक जीव उसके अंदर पनपता रहा। इस बीच घर में तेज़ी से घटनाक्रम घंटे उसकी दीदी क्योरे पार्टी से पुलिस पकड़ कर ले गई और फिर उसे नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचा दिया गया। उस दिन मॉम अपनी झिनी सी नाइटी पहनकर सुबह से बेचैन सी घर में घूम रही थी कि उनकी नज़र रम्या के ऊपर पर पड़ी। तेज़ी से वो उसका हाथ खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। रम्या, यह क्या है? आर यू प्रेग्नेंट बेबी? तुमने प्रिकॉशन नहीं लिया क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मॉम ने प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी। रम्या खामोश सी रह गई। मॉम ने आगे कहा, मेरी एक दोस्त है जो तुम्हें उस मुसीबत से छुटकारा दिला देगी। आज ही चलते हैं। उफ, सारी मुसीबतें एक साथ आती है। मॉम बड़बड़ा रही थी। रम्या ने पास खड़े अखबार में स्वामी जी की तस्वीर को देखा जिन्हें हथकड़ी लगा दी जा रही थी। अगले कुछ दिन मॉम रम्या को लेकर अपने दोस्त के क्लिनिक में व्यस्त थी, लेकिन अबॉर्शन का वक्त निकल चुका था और गलत दवाइयों के सेवन से अंदरूनी हिस्से को काफ़ी नुकसान हो चुका था। इस बीच न्यूज़ चैनल और अखबारों में स्वामी जी के और मॉम के रिश्ते की सुर्खियां आने लगी। रम्या तो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी चल रही थी। मॉम उसे अचानक सिडनी ले गई ताकि कुछ दिनों पे मीडिया से बच सके और रम्या की मुसीबत का हल विदेशों में ही हो जाए बिना किसी को बताए। लाख कोशिशों के बावजूद एक नन्हा मुन्ना धरती पर आ ही गया। मॉम ने उसे सिडनी के एक फॉरेस्ट होम में रखा दिया। रम्या फिर भारत नहीं लौटी। अनचाहे मातृत्व से छुटकारा मिलने के बाद वह वहीं अपने आगे की पढ़ाई करने लगी। 5 वर्ष बाद उसने वहीं की नागरिकता हासिल कर अपने साथ के काम करने वाले यूरोपियन मूल के डेरिक से विवाह कर लिया। रम्या अब 28 वर्ष की हो चुकी थी। शादी के 5 वर्ष बीत गए थे, लेकिन उसकी मां बनने के लिए आसार नज़र नहीं आ रहे थे। सिडनी के बड़े अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे बताया कि पहले गर्भधान के दौरान ही उसकी बच्चेदानी में अपूरणीय क्षति हो गई है और अब वो गर्भधारण नहीं कर सकती। यह सुनकर रम्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डेरिक तो सब जानता ही था। उसने बिलखती रम्या को संभाला। रम्या, किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करने से बेहतर हम तुम्हारे बच्चे को ही अपना ले, डेरिक ने कहा। यह सुनकर रम्या एक बारी सिहर उठी। अतीत फिर फन कार्ड खटा हो गया था, लेकिन वो मेरी भूल है। अनचाहा और नफ़रत का फूल, रम्या ने कहा। जब कोई वस्तु या व्यक्ति दुर्लभ हो जाता तो उसको हासिल करने की चाह और ज़्यादा हो जाती है। अब तक जिसने उदासीन रही और नफ़रत करती रही, धीरे धीरे अब उसके लिए छाती में दूध उतरने लगा। फिर एक दिन डेरिक के साथ उस फोस्टर होम में तरफ उसके कदम उठ गए। तभी संचालिका ने रम्या की तंद्रा को भंग किया। यह रहा उस बच्चे का अडॉप्ट करने वाली लेडी का पता। वे एक सिंगल मदर है और मार्टिन प्लेस में रहती है। मैंने उन्हें सूचना दे दी कि आप उनके बच्चे को जन्म देने वाली माँ हो और मिलना चाहती हो। फोस्टर होम की संचालिका ने कार्ड थमाते हुए कहा। जो भाव आज से 13-14 वर्ष पहले अनुभव था, वह रम्या में उस कार्ड को पकड़ने की जागृत हो उठा था। ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे का पता नहीं बल्कि वह पता ही खुद बच्चा हो। मातृत्व हिलोरने लगा। डेरिक ने उसे संभाला और अपने कुछ घंटों में वे लोग नियत समय पर मार्टिन प्लेस मिस पोर्टर के घर पहुंच चुके थे। 55-50 वर्ष की थोड़ी सी घसीटी हुई चलती मिस पोर्टर एक स्नेहली और मिलनसार महिला लगी। रम्या के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए उन्होंने लॉन में लगी कुर्सियों को बिठाकर इशारा किया। क्या मैं आपके बेटे से मिल सकती हूँ? क्या मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ? रम्या ने छूटते ही पूछा। आखिर वाक्य बोलते हुए खुद को ही जवान लड़खड़ाने लगी। डेरिक और रम्या ने देखा। मिस पोर्टर आंखें अचानक छलछला गई और उसकी जन्म देने वाली माँ पहला हक आप ही का है। वह अभी स्कूल से आता ही होगा। वह देखते आपका बेटा, गेट की तरफ इशारा करते हुए मिस पोर्टर ने कहा। रम्या अचानक चौंक गई। ऐसा उसे लगा कि उसने आईना देख लिया। हूबहू उसी की तरह चेहरा, वही छोटी सी नुकीली नाक, हिरनी सी चंचल आंखें, पतले ओठ, घुंघराले बाल और बिल्कुल उसी की तरह रंगत। आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी माँ आने वाली है। ये तुम्हारी माँ रम्या है, मिस पोर्टर ने प्यार से कहा। 14 वर्षीय उस बच्चे ने गर्दन टेढ़ी कर रम्या को ऊपर से नीचे तक देखा और मिस पोर्टर के बगल में बैठ गया। मॉम, तुम्हारे पैरों का दर्द अब कैसा है? क्या तुमने दवाई खाई? रम्या लाल सा भरी नज़रों से देख रही थी, जिसके लिए जीवन भर हिकारत और नफरत भाव संजोए रही। आज उसने देखा
कि ममता का सागर हिलोरे मारने लगा। बेटा मेरे पास आओ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें छूना चाहती हूँ। दोनों हाथ पसार रम्या ने तड़प के साथ कहा। बच्चे ने मिस पोर्टर की तरफ सवालियत नज़रों से देखा। उन्होंने इशारों से उसे जाने को कहा, पर वह उन्हीं के पास बैठा रहा। यदि आप मेरी जन्मदात्री है तो इतने वर्ष कहाँ थी? आपके होते हुए मैं अनाथ आश्रम में क्यों रहा? बेटे के सवालों के तीर अब रम्या को आगोश में लगने लगे। बेबिस के आंसू उसकी पलकों पर टिकने से विरोध करने लगे। उस मासूम के जायज़ सवालों का वह क्या जवाब देती कि तुम नाजायज़ थे, पर अब उसी की जायज़ बनाने बेशर्म हो। आंचल सारे खड़ी है। बेटा आगे बोला, आपको मालूम है मैं 5 वर्ष की उम्र तक पोस्टर होम में रहा। मेरे उम्र के सभी बच्चों को किसी न किसी ने गोद लिया, पर आपके द्वारा बख्शी इस नस्ल और रंग ने मुझे बढ़ी सड़ने को मजबूर कर दिया। मैं वहाँ हफ्ते में एक बार समाज सेवा करने जाती थी। उसके अकेलेपन और नकारने जाने की हालत मुझे साफ नज़र आ रही थी। पोस्टर होम की मदद से मैं इंडिया के कुछ NGO में संपर्क था, जिन्होंने आश्वासन दिया कि शायद वो अपने इस किसी को गोद लेगा। मैं लेकर गई थी। संपर्क हुआ, पर फिर मेरा दिल उससे वहाँ छोड़ने को नहीं हुआ। बच्चे ने मेरा दिल जीत लिया और मैं इसे कॉलेज ले गया, सिडनी आ गया। मिस पोर्टर ने भरे हुए गले से बताया कि इसके जन्म के वक्त आपकी मां ने अपना बारे में जो सूचना दी थी, उस आधार पर मुझे पता चलता है कि यह ऑस्ट्रेलिया में ही कहीं है। यह भी एक कारण था कि मैं इसे वापस ले आई और मैं इन्हें अपने खोख जाए की तरह इस पाला मन के एक कोने में यह उम्मीद हमेशा पालती रही कि एक दिन ज़रूर आएगी। मिस पोर्टर ने जब यह कहा तो रम्या को लगा कि काश धरती फट जाती और वह उसमें समा जाती। दड़बड़ाई आंखों से उसने शर्मिंदा के भार से झुकी पलकों को उठाया और बच्चा अब मिस पोर्टर से लिपट कर बैठा था, जिसे मिस पोर्टर स्नेह से घुंघराले बालों को सिला रही थी। आप ले जाइए अपने बेटे को, मैं इसे भेज ओल्ड एज होम चली जाऊंगी। उन्होंने सरलता से मुस्कुराते हुए कहा। रम्या की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी बाहों पसार ली। आज इतने सालों बाद मुझसे मिलने और मुझे अपनाने का क्या राज है? आप यही थी, जानती थी कि मैं इस अनाथ आश्रम में हूँ, फिर भी आपका दिल नहीं पसीजा। आज क्यों आई? मतलबी प्यार दिखाने मुझसे मिलने चाहिए। लाख तकलीफ़ें सहकर मुसीबतों के पहाड़ टूटने के बावजूद इन्होंने मुझे छोड़ा और अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटे के मुंह से यह सुनकर रम्या को खुदगर्जी पर शर्म आने लगी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? डेरिक ने रम्या का हाथ थामकर उस उठते हुए पूछा। किन किन पोर्टर है तुम्हारा नाम? क्या कहा करण? करण का? हाँ, यही होगा तुम्हारा नाम। बाकी तुम क्यों छोड़ोगे अपने आश्रयदाता को? पर मैं कुंती नहीं, मैं कुंती होती तो मेरे पांडव भी होते। मेरे भूल माफ़ करने के लायक नहीं थी। खाली गोद लौटाती रम्या बुदबुदाती रही और डेरिक हैरानी से उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।